नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निहारिका क्लासेस पर। मैं आपका साथी राकेश दाइल आपको फिजिक्स पढ़ा रहा था और हमने प्रकाश पढ़ना शुरू किया था। उम्मीद है आपको मेरी क्लास समझ में आ रही होगी, आप बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे, रिविजन भी कर रहे होंगे। साथ में मैं भी आपको समय समय पर रिविजन करवा रहा हूँ और अब तक हमने जो पढ़ा है मैं उसको एक बार मोटा मोटी बता देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने प्रकाश क्या है इससे शुरू किया था, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश के गुणों से शुरू किया था। फिर हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, परावर्तन के नियम पढ़े थे, दर्पण पढ़ा था, दर्पण के दो प्रकार पढ़े थे, समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा था, गोलीय दर्पण के दो प्रकार पढ़े थे, अवतल दर्पण पढ़ा था, उत्तल दर्पण पढ़ा था, इनके उपयोग पढ़े थे, इनसे संबंधित परिभाषाएं पढ़ी थी, R = 2A पढ़ा था, दर्पण सूत्र पढ़ा था 1/V + 1/U = 1/F। और हमने आवर्धन भी पढ़ा था कि M बराबर होता है H या होता है -V/U। और कल की क्लास में हमने प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और इनसे संबंधित कौन कौन से उदाहरण हैं इनके बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया था। मैं एक बार उनका भी रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा अपवर्तन क्या होता है। तो हमने ये देखा कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का अपने मूल मार्ग से विचलित होने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन दो प्रकार का होता है। इसमें दो स्थितियां पड़ी थी, एक पड़ी थी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे तो प्रकाश का वेग कम हो जाता है और प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो प्रकाश का वेग बढ़ जाता है और वो किरण अभिलंब से दूर उड़ जाती है। और फिर हमने अपवर्तन के दो नियम पढ़े थे। पहला पढ़ा था कि आपतन कोण, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरणें तीनों एक ही तल में होती है। दूसरा हमने स्नेल का नियम पढ़ा था कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या इन दोनों का अनुपात नियत होता है और इसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, फिर हमने इससे संबंधित उदाहरण पढ़े थे। जैसे हमने अपवर्तन संबंधित उदाहरण एक तो पढ़ा था कि जब हम किसी गिलास में कोई सिक्का रख दे तो वो हमें ऊपर उठा हुआ नजर आता है। जैसे हम किसी गिलास में अगर पेंसिल रख दे तो वो हमें मुड़ी हुई नजर आती है। जैसे तारे टिमटिमाते हैं। जैसे हम बात करें सूर्य उदय होने से 2 मिनट पूर्व और सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। ये भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। और एक साइड तक मैंने आपने नहीं बताया था, बता दिया तो ठीक है, नहीं बताया तो ऐड कर लेना कि जब कोई वस्तु जलती है और उससे धुआं निकलता है तो जो कि पीछे वाली वस्तु होती है वो हमें हिलती हुई नजर आती है। वो भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है क्योंकि प्रकाश का माध्यम परिवर्तित होता है और जब प्रकाश का माध्यम परिवर्तित होता है तो प्रकाश के आने की दिशा भी परिवर्तित हो बदल जाती है और इसी वजह से वो वस्तुएं हमें हिलती हुई नजर आती है। दूसरा हमने पढ़ा था प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होता है, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होता है तो प्रकाश की किरण का उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्रांति कोण के बारे में मैंने बताया था कि आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों के पर्तकारी सतह के समानांतर हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं क्रांति कोण। और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हमने पढ़े थे, एक प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर, दूसरा हमने पढ़ा था हीरे का चमकना और तीसरा हमने पढ़ा था कि किसी वस्तु में अगर किसी जल में अगर परखने के लिए को रख दे तो वो हमें चमकती हुई नजर आती है। और एक और उदाहरण पढ़ा था राजस्थान की मृगमरीचिका, मिराज जिसे हम लोग कहते हैं। अर्थात की जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं उनमें गर्मियों के दिनों में सड़क पर या ऐसे सतह पर पानी नजर आता है, पर जैसे ही हम उसके नजदीक जाते हैं तो वो पानी हमें नजर नहीं आता, केवल आभासी रूप में या काल्पनिक रूप में नजर आता है। ये भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आज हम इससे आगे चलते हैं। ठीक है, और आज हमारा टॉपिक होगा गोलीय लेंस। तो हेडिंग डाल लीजिए आपके सामने, गोलीय लेंस। आज की क्लास में हम इस गोलीय लेंस को और गोलीय से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं, लेंस सूत्र, आवर्धन और लेंस की शक्ति, इन सभी को पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंस से शुरू कर लेते हैं कि लेंस क्या होता है। तो लेंस के बारे में बेसिक सी परिभाषा यह है कि कोई पारदर्शी माध्यम
कोई पारदर्शी माध्यम जो प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है, उसे हम लोग कहते हैं लेंस। जिनसे होकर प्रकाश का अपवर्तन हो जाए ऐसा पारदर्शी माध्यम कहलाता है लेंस। गोलीय लेंस क्या होता है? गोलीय लेंस की परिभाषा है कि ऐसा लेंस जिसका एक या दोनों पृष्ठ, एक या दोनों, या तो एक हो या दोनों हो, दोनों में से एक भी अगर पृष्ठ गोलीय है तो वो कहलाता है गोलीय लेंस। या इसकी और परिभाषा होगी कि दो पृष्ठों से, परिभाषा क्या है गोलीय लेंस की? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, वो कहलाता है गोलीय लेंस। वो क्या कहलाता है? गोलीय लेंस। तो मैं लिख देता हूं परिभाषा, आप लिख लीजिए साथ में। क्या परिभाषा बताई मैंने? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ, एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय लेंस कहलाता, गोलीय लेंस कहलाता। ठीक है, बस जरूरी क्या है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ होना चाहिए और पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। ठीक है, जिसके एक या दोनों, कम से कम एक पृष्ठ तो गोलीय होना ही चाहिए, तो वो कहलाता है गोलीय लेंस। इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात ये है कि ये प्रकाश का अपवर्तन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपवर्तन कर देते हैं। जब हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था तो मैंने बताया था कि ये प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है, और जब हम लेंस पढ़ रहे हैं तो ये प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। ठीक है, यहां तक की कहानी गोलीय लेंस की परिभाषा समझ में आ गई। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब हम इसके प्रकार पढ़ेंगे। कौन से क्या पढ़ेंगे? इसके प्रकार। तो गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं। गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है अवतल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, क्या होता है इनके बारे में जानना शुरू करते हैं कि सर अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है। तो इनकी जो बेसिक सी परिभाषा है उसके लिए आपको इनकी इमेज याद रखनी होगी। जैसे उत्तल लेंस की बेसिक सी परिभाषा है कि उत्तल लेंस ऐसा होता है और अवतल लेंस ऐसा होता है। ठीक है, ये कैसे बना है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैंने जब गोलीय दर्पण पढ़ाया था तो बताया था कि गोलीय दर्पण किसी गोले का कटा हुआ भाग है, और उसके अगर किसी एक भाग पर अगर पॉलिश कर दी जाए तो दूसरा भाग होगा वो परावर्तक पृष्ठ के रूप में काम करता है, और ऐसी संरचना को हमने गोलीय दर्पण कहा था। ठीक है, वैसा ही है। यहां पर क्या ले रहे हैं? यहां पर हम दो जो है गोलीय लेंस ले रहे हैं, या मैं कहूं तो दो प्रकार के गोलाकार पृष्ठ ले रहे हैं और उनको काटकर आपस में जोड़ देते हैं और बीच में कोई पारदर्शी माध्यम भर देते हैं। जैसे मान लो एक गोला ये हो गया और दूसरा गोला ये हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, ये एक्चुअल में ऐसा है कि एक गोला ये था और दूसरा गोला ये था। मैंने इस गोले को यहाँ से काट दिया है, इस गोले को भी यहाँ से काट दिया है, इनको यहाँ पर लाकर ऐसे और इसको यहाँ पर लाकर ऐसे चिपका दिया और बीच में कोई पारदर्शी माध्यम भर दिया। तो इस प्रकार इनका निर्माण हुआ। निर्माण किनसे हुआ है? दो गोलों से हुआ। किनसे हुआ है? दो गोलों से हुआ जिनके बीच में कोई पारदर्शी माध्यम भर हुआ। इसका निर्माण भी ऐसे ही हुआ। ये एक संपूर्ण गोला है, ये भी एक संपूर्ण गोला है। इस गोले का ये भाग काटकर अलग कर लिया, इस गोले का ये भाग काटकर अलग कर लिया और इन दोनों को आपस में चिपका दिया और बीच में कोई पारदर्शी माध्यम भर दिया। तो ये कहलाता उत्तल लेंस और ये कहलाता है अवतल लेंस। निर्माण कैसा हुआ ये बता दिया। और अब इनकी परिभाषा क्या होगी?
कि सर उत्तल लेंस की क्या परिभाषाएं होगी और अवतल लेंस की क्या परिभाषा होगी। तो उत्तल लेंस की परिभाषा बेसिक सी है, सिंपल सी है। उत्तल लेंस की परिभाषा है कि ऐसा गोलीय लेंस जो किनारों से पतला होता है, जो किनारों से पतला होता है और बीच में से मोटा होता है, वो तो कहलाता है उत्तल लेंस, वो तो कहलाता है उत्तल लेंस। और ऐसा लेंस जो बीच में से पतला और किनारों पर मोटा होता है उसे हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। जो बीच में से मोटा किनारों पर पतला उसे उत्तल लेंस, और जो बीच में से पतला और किनारों पर मोटा उसे हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। कंफ्यूज नहीं होगे, इनको देकर याद रह जाएगा कि सर ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। ठीक है। दूसरा, इनको एक नाम और देते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस ऐसा क्यों कहते हैं, इंग्लिश में बोला तो ये है कन्वर्जिंग लेंस और ये है डाइवर्जिंग लेंस। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि ये जो उत्तल लेंस हैं, ये उत्तल लेंस इस मुख्य अक्ष के बारे में मैंने पिछले कक्षा में बताया था कि ये हो गई मुख्य अक्ष है। ये जो उत्तल लेंस होता है ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को, जैसे मान लो ये दो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है, तो उत्तल लेंस इन मुख्य अक्ष के, इसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित कर देता, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता। ये तीर का निशान ये बता रहा है कि प्रकाश की किरण इस दिशा में जा रही है। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें एक जगह केंद्रित हो रही है, एक जगह केंद्रित हो रही है, अर्थात कि अभिसारित हो रही है, कन्वर्जिंग हो रही है। इसी कारण इसे हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। और अवतल लेंस के बारे में क्या है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं सर, तो अवतल लेंस का ये हो गई मुख्य अक्ष, और अवतल लेंस की खास बात ये है कि ये जो अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात फैला देता, अपवर्तन के पश्चात फैला देता। ये प्रकाश किरण ऐसे चली गई, ये प्रकाश किरण ऐसे चल जाएगी। ठीक है। तो प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, अपसारित हो रही है। इंग्लिश में बोले तो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो इसी कारण इसे अवतल लेंस को हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। समझ में आ गया, लिखा है भी इसके बारे में, तो लिखो, देखे दो प्रकार लिखो, दो प्रकार, और फिर हम इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। देखें, मैं साफ कर देता हूं एक बार, दो प्रकार। ठीक है। तो हेडिंग डालो, देखिए पहले एक नंबर उत्तल लेंस, इंग्लिश में बोले तो कॉन्वेक्स लेंस। क्या परिभाषा मैंने बताई, बताओ। देखिए मैंने बताया था कि ऐसे लेंस जो किनारों से पतले तथा बीच में मोटे होते हैं, उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। ठीक है। दूसरी क्या बताई थी इनके बारे में कि इन्हें उत्तल लेंस को इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को
अपवर्तन के पश्चात एक जगह केंद्रित कर देता, एक जगह केंद्रित कर देता। ठीक है, तो इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग अभिसारी लेंस। इसका चित्र बनाना चाहो तो बना लो। इसका चित्र कैसे होगा, ऐसे। ठीक है, ये होगा इसका प्रकाशीय केंद्र और ये होगी इसकी मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली दो प्रकाश की किरणें, एक किरण ये, दूसरी किरण ये, और ये दोनों किरणें इससे अपवर्तन के पश्चात ऐसे गुजर जाएगी। ठीक है, ये कहलाता है उत्तल लेंस। ठीक है, समझ में आ गया। उतार लो, देखे मैं ऊपर वाला साफ कर देता हूं और फिर यहां लिखता हूं अवतल लेंस की परिभाषा। हेडिंग डालो, देखे 2 नंबर अवतल लेंस। नोट्स बनाते रहे भाई, क्योंकि बिना नोट्स के आप रिवीजन कैसे करोगे, और बिना रिवीजन की चीजें याद होने वाली नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूं। दूसरा हो गया अवतल लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, क्या इसकी परिभाषा क्या होती है बताओ, देखे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। ऐसे लेंस, ऐसे गोलीय लेंस, ऐसे गोलीय लेंस जो बीच से पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं, किनारों पर मोटे होते हैं, क्या कहलाते हैं, अवतल लेंस। दूसरा क्या बताया था, दूसरा मैंने बताया था कि इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें अपसारी लेंस कहते हैं, इन्हें अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात फैला देता, अपवर्तन के पश्चात क्या कर देता है, फैला देता है। इसी कारण इस लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। इसका चित्र कैसा होगा, इमेज कैसी होगी इसकी बताओ तो क्या। इसका चित्र बना लो, इसके बाद में इसका चित्र होगा ऐसा। ये जो गोलीय लेंस होते हैं, इनके बीच में ये जो बीच वाली दूरी होते हैं ना, इसे हम लोग कहते हैं द्वारक। क्या कहते हैं, द्वारक। और हम जिन लेंसों के, गोलीय लेंसों के बारे में अध्ययन करेंगे, उनको द्वारक हमेशा छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इतना बड़े द्वारक वाले लेंस काम में नहीं लिए जाते हैं, तो इनका द्वारक हमें हमेशा छोटा बनाना है, इतना ही। ठीक है, ये हो गया अवतल लेंस, ये होगी इसकी मुख्य अक्ष। दो समांतर किरणें आपतित कर देते हैं, देखें मुख्य अक्ष के, एक किरण ये और दूसरी किरण ये, और इससे अपवर्तन के पश्चात ये किरण ऐसी चली जाएगी, ये किरण ऐसी चल जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से इसे कहते हैं अवतल लेंस या अपसारी लेंस। हालांकि इसमें एक बात और है, इसमें एक बात और ये है कि ये जो अपवर्तित किरणें हैं, जब इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, तो ये किरणें इस एक बिंदु पर मिलती हुई जरूर प्रतीत होती है। ठीक है, लेकिन रियल रूप में ये प्रकाश की किरणों को फैला रहा है, इसी कारण हम इसे कह रहे हैं अपसारी लेंस। ठीक है, तो हमने गोलीय लेंस पढ़ दिए, गोलीय लेंस के दो प्रकार पढ़ लिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसके बाद में हम पढ़ेंगे गोलीय लेंस से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं। अगली हेडिंग डालो, देखें अगली हेडिंग क्या होगी, गोलीय लेंस से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं।
गोलीय लेंस से संबंधित परिभाषाएं। हालांकि मैंने जो दर्पण में परिभाषाएं पढ़ी थी, ठीक एग्जैक्ट परिभाषाएं भी यहाँ पर लेंस में काम आती, इसलिए मैं इनको एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। बाकी परिभाषाएं वही हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट वही हैं जो हमने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ी थी। तो हेडिंग डाल दो, गोलीय लेंस से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं। ठीक है, और इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। बता दो कि क्या होगी वक्रता केंद्र की। गोलीय दर्पण से संबंधित जब हमने वक्रता केंद्र की परिभाषा बताई थी मैंने, बता दो कि क्या होगी। सिंपल सी परिभाषा है कि ये जो गोलीय लेंस है, चाहे अवतल ले लो चाहे उत्तल ले लो, ये जो गोलीय लेंस है, ये गोलीय लेंस जिन गोलों का भाग है उनकी त्रिज्याएं कहलाती है गोलीय लेंस की वक्रता। ये जो गोलीय लेंस है जिन गोलों का भाग है उनका केंद्र कहलाता है लेंस के वक्रता केंद्र। लेंस के वक्रता केंद्र यानी ए गोला ये हो गया तो इसका वक्रता केंद्र ये, ए गोला ये है तो इसका केंद्र हो गया वक्रता केंद्र ये। सिंपल सी परिभाषा है इसकी, यानी इसका वक्रता केंद्र ये C1 और इसका वक्रता केंद्र ये C2। वक्रता केंद्र की परिभाषा होगी। दूसरी होगी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इसकी परिभाषा क्या होगी कि गोलीय लेंस जिन गोलों का भाग है, गोलीय लेंस जिन गोलों का भाग है उनकी त्रिज्याएं कहलाती है लेंस की वक्रता त्रिज्याएं। यानी अगर मैं अब की बार देखो अवतल लेंस ले लूं, अगर मैंने अवतल लेंस ले लिया तो ए गोला ये होगा और ए गोला ये होगा, इन दोनों की त्रिज्याएं कहलाती हैं लेंस की वक्रता त्रिज्याएं। यानी अगर मैं ये C1 हुआ वक्रता के अंदर, ये C2 हुआ तो ये हो जाएगी R1 और ये हो जाएगी R2। ठीक है, और यदि R1 बराबर हो R2 तो ये बराबर होगा कैपिटल R के, तो ये हो जाएगा लेंस की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। ठीक है, सामान्यतः हम गोलीय लेंसों में उन्हीं दो पृष्ठों को मिलाया जाता है जिनकी वक्रता त्रिज्याएं बराबर होती है। ठीक है, तो ये होगी लेंस की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। उसके बाद में क्या बताया था, बताओ देखिए। इसके बाद में हमने बताया था दूरव्य के बारे में। यहां पर दूरव्य का काम करेगा प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र जिसे हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल O से, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है कि ये जो गोलीय लेंस है, ये जो गोलीय लेंस है, इस गोलीय लेंस का जो मध्य बिंदु है, जो सेंटर है, ये कहलाता है प्रकाशिक केंद्र O और इसे हम दर्शाते हैं कैपिटल O से। ठीक है, फिर चौथा भाग क्या होगा, चौथी परिभाषा क्या पढ़ी थी। चौथी परिभाषा मैंने पढ़ी थी मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष की क्या परिभाषा पढ़ी थी मैंने, मुख्य अक्ष की परिभाषा पढ़ी थी कि लेंस के दर्पण के बारे में क्या पढ़ा था कि दर्पण के दूरव्य और वक्रता केंद्र, इन दोनों को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को हमने नाम दिया था मुख्य अक्ष। यहाँ पर ठीक वैसे ही परिभाषा है कि ये जो गोलीय लेंस के दो वक्रता केंद्र C1 और C2 है, इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को हम लोग कहेंगे मुख्य अक्ष। हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। जैसे ये उत्तल लेंस हो गया, इस उत्तल लेंस के दो वक्रता केंद्र C1 और C2 हो गया, इन दोनों को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। चार परिभाषा होगी। पांचवी क्या बताई थी, बताओ तो क्या, यहां लिख देता हूं मैं पांचवी छठवीं। पांचवी मैंने बताई थी मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस अर्थात की कैपिटल F। क्या बताया था मैंने, दर्पण के केस में बताया था कि ये जो गोलीय दर्पण होते हैं, ये गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं, उसे हमने नाम दिया था मुख्य फोकस। ठीक वही परिभाषा यहाँ लेंस में है कि लेंस के मुख्य फोकस की परिभाषा होगी कि जो गोलीय लेंस है ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को जिस बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं या जिस बिंदु पर केंद्रित करते हुए प्रतीत होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं गोलीय लेंस मुख्य फोकस कैपिटल F। जैसे मान लो अगर मैंने उत्तल लेंस लिया, उत्तल लेंस ले लिया, तो ये उत्तल लेंस क्या होगा, इन समांतर आने वाले प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित कर देगा और इसी केंद्र को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस कैपिटल F। छठी और आठवीं क्या बताई थी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, जिसे हमने नाम दिया था स्मॉल f। ये क्या होती बताओ देखिए।
ठीक वैसे ही है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है। दर्पण के केस में फोकस दूरी यहाँ पर ध्रुव का काम कर रहा। प्रकाशी केंद्र, तो प्रकाशी केंद्र और मुख्य फोकस इन दोनों के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। बेसिक परिभाषा मैं एक बार लिख देता हूँ फिर भी, ये हो गया O और ये हो गया F, तो इन दोनों के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। ठीक है, एक बार चित्र बना लो ताकि आपको याद रहे। बाकी मैंने इसकी विस्तार से परिभाषाएं जो पिछली हमारी क्लास हुई थी उसमें बताया था। ठीक है, मैं साफ कर देता हूं इनको। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अवतल और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण। तो नोट लगाकर लिखो, देखे नोट लगाकर लिखो, देखे क्या लिखोगे कि उत्तल और अवतल लेंस में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, तो क्या प्रकृति होगी कि उत्तल लेंस, क्या लिखा रहा हूं मैं कि उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब अधिकांशतः वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब अधिकांशतः, मैं सभी नहीं बोल रहा हूं, अधिकांशतः वास्तविक और उल्टा होता है, जबकि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, दर्पण के केस में पढ़ा था हमने, वैसा ही यहां पर हम लेंस के केस में पढ़ रहे हैं। बस ये याद रखना कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो लिखो, देखें क्या बताया मैंने बताया था कि उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब अधिकांशतः वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, जबकि अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। बस बिल्कुल वही प्रकृति है जैसे हमने गोली दर्पण के बारे में पढ़ी थी, वही प्रकृति यहां पर लागू हो रही है। यहां तक पढ़ दिया, उसके बाद में हम पढ़ेंगे, अगली हेडिंग डालो, देखे कार्तीय चिन्ह परिपाटी। क्या हेडिंग होगी हमारी अगली? कार्तीय चिन्ह परिपाटी। लेंस और दर्पण दोनों ही एक समान है। जैसे हमने दर्पण को पढ़ा था ठीक वैसे ही हम लेंस को पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो परिभाषाएं वहां काम में ली वही यहां पर है। जैसा प्रकाश के परावर्तन वहां हो रहा था, अपवर्तन की कैसे हो रहा है मैंने यहां पर अलग से बता दिया। ठीक है, तो अगली हेडिंग डाल लो, देखिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। अब कार्तीय चिन्ह परिपाटी वही है जो मैंने दर्पण के केस में पढ़ रही थी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, क्या होती है कार्तीय चिन्ह परिपाटी? जैसे मान लो ये हो गया हमारा उत्तल लेंस और ये हो गया हमारा अवतल लेंस। ठीक है, ये होगा इसका प्रकाशीय केंद्र O और ये होगा इसका प्रकाशीय केंद्र O। ठीक है, दो ही नियम है बेसिकली। वैसे तो पहला नियम ये है कि सभी दूरियां लेंस के प्रकाशीय केंद्र O से मापी जाएगी, और दूसरा नियम वही है कि प्रकाशीय केंद्र O के दाईं ओर की जितनी भी दूरियां हैं वो सभी धनात्मक होगी, और प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर की जितनी भी दूरियां हैं सभी ऋणात्मक होगी। प्रकाशीय केंद्र के ऊपर की जितनी भी दूरियां हैं वो सभी धनात्मक होगी, और प्रकाशीय केंद्र के नीचे की जितनी भी दूरियां हैं वो सभी ऋणात्मक होगी। जैसे इस तरफ की सभी दूरियां क्या होगी बताओ तो? क्या धनात्मक, ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक, इस तरफ की सभी दूरियां
ऋणात्मक और नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, ऐसा यहां पर होगा कि प्रकाशीय केंद्र O के दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक, प्रकाशीय केंद्र O के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक, प्रकाशीय केंद्र O के ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक, प्रकाशीय केंद्र O के नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक। बस सिंपल सा लिख देता हूं मैं एक बार फिर भी, एक बिंदु लिख देता हूं कि सभी दूरियां लेंस के प्रकाशीय केंद्र O से मापी जाएगी, O से मापी जाती है। और फिर ये दायां बायां का तो आपको याद ही होगा। मैं और लिख देता हूं एक ये कि ये जो उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक मापी जाती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक मापी जाती है। तो लिख लो, देखिए मैंने वहां पर भी लिखा था, यहां फिर लिख देता हूं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक मापी जाती है। ठीक है, याद रह जाएगी इतनी सारी बातें। और इसके बाद में अगले हेडिंग डालो, देखें लेंस सूत्र। क्या हमारा लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला, क्या परिभाषा है? वही परिभाषा जो दर्पण सूत्र की है वही लेंस सूत्र की होगी कि किसी गोलीय लेंस में वस्तु की दूरी u, उस लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी v और लेंस की फोकस दूरी f, इन तीनों राशियों में जो संबंध होता है उसे हम लोग कहते हैं लेंस सूत्र। दर्पण सूत्र हमने पढ़ा था कि 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। यहाँ लेंस सूत्र में क्या होगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यानी लेंस सूत्र होगा 1/v माइनस 1/u बराबर होगा 1/f। तो लिखो, देखें लेंस सूत्र की आखिरी परिभाषा क्या होगी, किसी गोलीय लेंस में वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा लेंस की फोकस दूरी f, इन तीनों राशियों में जो संबंध है उसे लेंस सूत्र कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। बता दो कि लेंस सूत्र क्या होगा, लेंस सूत्र होगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। बस ये याद रखना कि दर्पण सूत्र में यहां पर प्लस होता है और लेंस सूत्र में यहां पर माइनस होता है। क्लियर है यहां तक? और फिर बता देता हूं कि जब हम न्यूमेरिकल में इस समीकरण का उपयोग करेंगे, यानी लेंस सूत्र का उपयोग करेंगे, तो हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी को मद्देनजर रखते हुए उसके बाद में मान रखेंगे। याद रखना इस बात का, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालो, देखें यहां तक समझ में आ गया। अगली हेडिंग डालो, देखें आवर्धन। आवर्धन मैग्निफिसेंस, जिसे हम दर्शाते हैं स्मॉल m से। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल m से। बताओ तो क्या मैग्निफिसेंस की क्या परिभाषा होती है? मैंने बताया था आगे, क्या परिभाषा होती है मैग्निफिसेंस की? आवर्धन की परिभाषा क्या होती है? आवर्धन की परिभाषा होती है कि सर वस्तु की ऊंचाई
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई यानी बिंब की ऊंचाई, इन दोनों राशियों का जो अनुपात होता है उसे ही हम लोग कहते हैं आवर्धन। आवर्धन के मान से ये पता चल जाता है कि कोई वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो बिंब की तुलना में कितना गुना बना है, कितना गुना बना है। यानी ये पता चल जाता है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है, बड़ा बना है या बहुत ज्यादा बड़ा बना है। तो ये किससे पता चलता है? ये पता चलता है उसके आवर्धन के मान से। तो परिभाषा क्या होगी इसकी? इसकी परिभाषा होगी किसी गोलीय लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश तथा बिंब की ऊंचाई h के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन। यानी आवर्धन का सूत्र हो जाएगा आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटा बिंब या जिसे हम लोग कहते हैं वस्तु की ऊंचाई h। इन दोनों राशियों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन। यहाँ इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला और लिख देता हूं कि m बराबर होता है h डैश बटा h या ये जो ये मान है ये बराबर होता है v बटा u के। इस समीकरण को, इन सूत्रों को आपको याद रखना है कि m बराबर होता है h डैश बटा h या ये बराबर होता है v बटा u के। ध्यान रखना, जब मैंने दर्पण में बताया था तो मैंने बताया था कि m बराबर होता है h डैश बटा h बराबर माइनस v बटा u। यहाँ पर माइनस की जगह प्लस आ रहा है कि लेंस के केस में m बराबर h डैश बटा h या ये बराबर होता है v बटा u के। यहां तक की पूरी कहानी समझ में आ गई। हमने क्या पढ़ लिया? गोलीय लेंस क्या होता है, गोलीय लेंस के दो प्रकार, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनकी परिभाषाएं, फिर इनसे संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं, फिर इनमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, कार्टेशियन परिपाटी, लेंस सूत्र और आवर्धन। ठीक है, अब हम ये जो लेंस सूत्र है इस पर बेस एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो यहां तक उतार लो और फिर अगला प्रश्न लिखो। देखे मैं प्रश्न लिख रहा हूं, आप भी लिखो। देखे पहले मैं साफ कर देता हूं इसको। एक प्रश्न लिखो। देखे प्रश्न हमारा लेंस सूत्र पर बेस होगा। ठीक है, लिखो। देखे प्रश्न, मैं लिख देता हूं आपके सामने। लिखो। देखे यदि एक 12 सेंटीमीटर लंबा बिंब यानी वस्तु, लंबा बिंब 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा जाता है। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा जाता है। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा जाता है यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 240 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 240 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस से 240 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो बिंब की लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिंब की लेंस से
दूरी ज्ञात कीजिए। बताओ देखिए कैसे करेंगे। कैसे करेंगे? मैंने इससे पहले बताया था कि जब भी हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारा पहला काम यही होगा कि प्रश्न में जो जो संख्या या जो जो मान हमें दिए हुए हैं सबसे पहले हम उन्हें लिख लेंगे और फिर हमें क्या निकालना है ये लिख लेंगे और फिर हमें सोचेंगे कि हम कौन सा समीकरण या कौन सा सिद्धांत काम में लें। ठीक है, तो प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले किस लेंस की बात हो रही है? तो वो बात हो रही है भाई साहब उत्तल लेंस की। कौन से लेंस की? उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस कैसा होता? उत्तल लेंस होता है ऐसा। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एक 12 सेंटीमीटर लंबा बिंब उत्तल लेंस से 80 सेंटीमीटर एक 12 सेंटीमीटर लंबा बिंब 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। ये 80 सेंटीमीटर इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी हुई है। क्या दी हुई है? फोकस दूरी दी हुई है। और ये 12 सेंटीमीटर इस बिंब या वस्तु की लंबाई दी हुई है। तो हमें क्या क्या दी हुई है? हमें दी हुई है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई जो कि कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी दी हुई है, फोकस दूरी जिसे हम किसे दर्शाते हैं? स्मॉल एफ से, और जिसका मान दिया 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या दिया? यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 240 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, इसके सामने कोई प्रतिबिंब रखा है और उसकी लंबाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और इसकी फोकस दूरी हमें दी हुई है 80 सेंटीमीटर। और ये हमें बता रहा है कि इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब है, जो रियल इमेज है, वो इससे 240 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। यानी इसका जो प्रतिबिंब होगा वो इस तरह बन रहा है और 240 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है तो उल्टा होगा, तो मैंने इसलिए उल्टा बना दिया। ठीक है, इससे 240 सेंटीमीटर की दूरी पर बना हुआ है। यानी हमें प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है। हमें क्या दी हुई है? हमें दी हुई है प्रतिबिंब की दूरी, जिसे हम दर्शाते हैं 20 से, और इसका मान दिया है हमें 240 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा ना? प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 240 सेंटीमीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब की दूरी हमें दी हुई है 240 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर बिंब की लंबाई, और इस लेंस उत्तल लेंस की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर दी हुई है, और हमें पूछ रहा है कि बिंब की लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमें u का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? u का मान निकालना है। यानी बिंब की दूरी, बिंब की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं? u से। इसका मान हमें निकालना। बताओ देखिए कैसे करेंगे? बताओ इसका कौन सा कंसेप्ट काम में लेंगे हम? हमें f दिया है, v दिया है, u दिया है। u, v, f, इन तीनों राशियों को देखकर मुझे लेंस सूत्र याद आ रहा है। कैसा लेंस सूत्र होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यानी अगर मैं उसमें f का मान रख दूं, v का मान रख दूं, तो u का मान निकल जाएगा। u का मान निकल जाएगा। तो हम इसमें क्या लगाएंगे? लेंस सूत्र। लेकिन एक बार चेक कर लेना कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो ये प्लस का 80 सेंटीमीटर, प्लस का 80 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी 240 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी इस लेंस से दाईं ओर तरफ बन रही है, तो ये धनात्मक होगी। तो ये भी प्लस का 240 सेंटीमीटर, मतलब प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं है। प्लस का साइन लगा हुआ है तो प्लस का साइन ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लगा देते हैं लेंस सूत्र। तो हम लिखेंगे वी नाउ दैट 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पर फिर इसको सिंपल कर लेते हैं कि हमें निकालना है u। तो मैं एक काम करता हूँ, इस u को इस तरफ ले जाता हूँ और 1/f को इस तरफ ले आता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/f बराबर 1/u। ठीक है, ये इसको और सिंप्लीफाई करूँ, दूर करूँ, तो 1/u बराबर हो जाएगा 1/f 1/v माइनस 1/f। अब बेवकूफों जैसे इस v और f का एलसीएम निकाल के पहले सरल मत कर लेना। दिया हुआ एग्जैक्ट मान यहाँ पर लिख देना जिससे आसानी से सरल हो जाए। तो 1/u बराबर हो जाएगा 1/v। v का मान 240 सेंटीमीटर
माइनस 1/f का मान 80 सेंटीमीटर। सरल करो देखें, 240 और 80 इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बताओ देखें। एलसीएम होगा 240 सेंटीमीटर। अब 240 का 240 में भाग एक बार, एक को 1 से गुना करेंगे 1, बीच में माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह, 80 का भाग 240 में 3 बार, 3 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 3, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस चिन्ह कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 2/240 और 2 को जब इसे काटेंगे तो ये आएगा माइनस का 1/120, माइनस का 1/120। या मैं इसे और सरल करूं तो ये होगा 1/u बराबर माइनस का 1/120। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों को उल्टा कर लूंगा, u भी उल्टा हो जाएगा 120 भी उल्टा हो जाएगा। तो यहां से u का मान आ जाएगा u बराबर माइनस का 120 सेंटीमीटर, यानी हमें वस्तु की दूरी होगी 120 सेंटीमीटर। ये माइनस का साइन क्या बता रहा है, ये माइनस का साइन ये बता रहा है कि जो वस्तु है वो प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर है, क्योंकि तभी नेगेटिव होगी। ये जो वस्तु है इस प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर है, यानी ये वस्तु की इससे दूरी माइनस का 120 सेंटीमीटर, तभी ये प्लस का 240 सेंटीमीटर होगा। वस्तु का प्रतिबिंब यहां बन रहा है। समझ आ गया प्रश्न, कर लोगे इस प्रकार का। बस गलती ये मत कर देना, कार्टेशियन परिपाटी मत भूल जाना। इससे बाईं ओर है नेगेटिव का साइन लगाना है, इससे दाईं ओर है तो पॉजिटिव का साइन लगाना। जैसे अगर मैं इसी प्रश्न में और पूछ लूं आपसे कि बताओ देखो आवर्धन का मान क्या होगा, मैग्निफिकेंस का मान क्या होगा, कैसे निकालोगे बताओ देखो। तो हमें पता है कि m का मान होता है h/h या बराबर होता है v/u के, v/u के। अभी दो तरीके हैं, या तो मैं h/h का फॉर्मूला काम में लूं या v/u का फॉर्मूला काम में लूं। मुझे h का मान तो दिया हुआ है, वस्तु की लंबाई क्या होती है h ही होती है, लेकिन मुझे h' का मान नहीं दिया हुआ है। हाँ मुझे v का मान दिया हुआ था और u का मान मैंने निकाल लिया, तब मैं वो फॉर्मूला काम में लूंगा m बराबर v/u का, यानी m बराबर हो जाएगा v/u। इस फॉर्मूले में m बराबर v का मान कितना है प्लस का 240 सेंटीमीटर और u का मान कितना है माइनस का 120 सेंटीमीटर। इसे काटूंगा तो ये आ जाएगा 2, m का मान आ गया माइनस का 2, यानी जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो वस्तु की तुलना में दुगुना बड़ा है। और माइनस का साइन ये बना रहा है कि बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। कल जब मैंने पिछली क्लास में न्यूमेरिकल कराया था तो मैंने बताया था कि अगर m का मान धनात्मक आ रहा है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, और अगर m का मान ऋणात्मक आ रहा है जैसे यहाँ आ रहा है तो बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होगा और उल्टा होगा। धनात्मक है तो आभासी और सीधा, और ऋणात्मक है तो वास्तविक और उल्टा। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। एक दो क्वेश्चन और आप घर से ट्राई करना। हम अपना अंतिम टॉपिक पढ़ लेते हैं, लेंस की क्षमता। क्या पढ़ेंगे? लेंस की क्षमता। तो आगे हेडिंग डालो, देखें इसको उतार लो, मैं साफ कर देता हूं। पावर ऑफ लेंस आज का और हमारा लास्ट टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता, इसे उतार देखे और हेडिंग डालो, देखे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता जिसे हम लोग दर्शाएंगे कैपिटल पी से। ठीक है, क्या होती है मैं समझा देता हूं एक बार। लेंस की क्षमता की परिभाषा होती है कि कोई गोलीय लेंस प्रकाश की किरणों को कितना अभिसारित कर रहा है, और या कहूं तो कितना अपसारित कर रहा है, या सीधी और भाषा में कहूं तो यह होगा कि कोई गोलीय लेंस प्रकाश की किरणों को कितना केंद्रित कर रहा है और कितना फैला रहा है। उसी मान को हम लोग कहते हैं लेंस की क्षमता। इसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी गोलीय लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को जितना फैलाया जाता है या जितना केंद्रित किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं उस लेंस की क्षमता P। उस लेंस की क्षमता P। जैसे मैं उदाहरण द्वारा समझाता हूं। जैसे मैं दो गोलीय लेंस ले लेता हूं, जैसे मान ले लिया एक ले लिया उत्तल लेंस ये और दूसरा उत्तल लेंस ले लिया ये।
ठीक है। अब इन पर यह जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें हैं, ये जो उत्तल लेंस है ये इन प्रकाश की किरणों को यहां केंद्रित कर रहा है, ठीक है। और एक दूसरा लेंस लेता हूं, ये जो लेंस है ये लेंस इन मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणों को यहां केंद्रित कर रहा है, ठीक है। तो ये जो उत्तल लेंस है ये प्रकाश की किरणों को ज्यादा केंद्रित कर रहा है, और ये जो उत्तल लेंस है ये उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को कम फोकसित कर रहा है, कम केंद्रित कर रहा है। तो इसकी क्षमता ज्यादा होगी और इसकी क्षमता कम होगी, क्योंकि लेंस की क्षमता की परिभाषा ये है कि कोई लेंस प्रकाश की किरणों को जितना ज्यादा केंद्रित करेगा उसकी क्षमता उतनी ज्यादा होगी, और कोई लेंस प्रकाश की किरणों को जितना कम केंद्रित करता है उसकी क्षमता उतनी ही कम होगी, ठीक है। और यहां पर एक मान और निकलता है कि किसी भी गोले लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की व्यक्त क्रमानुपाती होती है, यानी जो लेंस की क्षमता P है वो उसकी फोकस दूरी की उल्टा होती है। फोकस दूरी ज्यादा तो लेंस की क्षमता कम, और फोकस दूरी कम तो लेंस की क्षमता ज्यादा, ठीक है। तो मैं एक बार परिभाषा लिख देता हूं, इसको साफ कर दूं मैं, ये तो आपको समझाने के लिए था। लिखो देखें, किसी गोलीय लेंस द्वारा, किसी गोलीय लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को केंद्रित या फैलाने, फिजिक्स की भाषा में क्या है तो अभिसारित और अपसारित, फैलाने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। एक लाइन और लिखो देखो, इसमें नीचे वाला लाइन में लिखो, किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी, ये याद रखना, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की व्यक्त कर्मानुपाती होती है, व्यक्त कर्मानुपाती होती है, यानी उल्टी होती है। अर्थात P बराबर होता है 1/f। P बराबर क्या होता है 1/f, जहां f क्या है, f है फोकस दूरी, f क्या है फोकस दूरी। और याद रखना फोकस दूरी होगी, जब भी हम लेंस की क्षमता निकालेंगे तो फोकस दूरी हमेशा मीटर में होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर में दी हुई है तो पहले हमें उसको मीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में एक नोट लगाकर और लिख लो, बोले लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक, कभी कभार सीधा पूछ लेता है एग्जाम में, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है लेंस की क्षमता का मात्रक, डायोप्टर, जिसे दर्शाते हैं कैपिटल D से, डायोप्टर होता है, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, लेकिन डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक तभी होगा जब लेंस की जो फोकस दूरी है वो मीटर में दी हुई है, लेंस की फोकस दूरी मीटर में दी हुई है। अगर लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हुई है तो हमारा पहला काम होगा कि हम उसको मीटर में चेंज करें और फिर ये फॉर्मूला लगाए P बराबर 1/f, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे साथ लगे रहे। धन्यवाद।